बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना टॉपिक आउटपुट फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। इसकी बेसिकली ये सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे इस आगे टॉपिक्स हमारे दोबारा से बार बार इनका इस्तेमाल होगा, तो एक दफ़ा हम इनको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स देखे थे, हमने जो सबसे अहम जो चीज़ लास्ट लेक्चर में देखी थी वो हमने डाटा टाइप्स की बात की थी। इसमें हमारे पास 3 डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और चार। इंटीजर ये हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिक हमारे पास डाटा टाइप्स कहलाती हैं। हमारे पास इंटीजर के अंदर ऐसा डाटा जिसके जो पॉइंट्स के बगैर हो, होल नंबर्स हो, विदाउट डेसिमल पॉइंट, ऐसे नंबर्स जो होते हैं हम इंटीजर के अंदर स्टोर करते हैं। इंटीजर की में हमारे पास ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट से लेकर 4 बाइट तक मेमोरी में जगह लेता है। और इसका अलावा हमारे पास इंटीजर में हम अनसाइंड इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं ये भी इंटीजर की डाटा टाइप्स होती हैं। फिर हमने फ़्लोट की बात की थी। फ़्लोट हमारे पास ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, ऐसे मार्क नंबर्स जिसके अंदर पॉइंट वाला डाटा शामिल हो, उसको हम फ़्लोट डाटा टाइप में रखते हैं। इसके बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक पॉइंट से पहले वाला और एक पॉइंट से बाद वाला। इसकी हमारे पास 3 डाटा टाइप्स होती हैं। फ़्लोट ये हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट लेता है, डबल ये हमारे पास मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है, और लॉन्ग डबल ही हमारे पास मेमोरी के अंदर 10 बाइट्स लेता है। तो हम अपना जो भी डाटा होता है उसको साइज़ के हिसाब से, डाटा टाइप के हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं और उसके हिसाब से हम डाटा टाइप अपनी सेलेक्ट करते हैं। इसकी यहाँ पर हमारे पास कुछ रेंजेस गिवन है। जब भी हम किसी भी डाटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा इस रेंज के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज के अंदर हम वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव रेंज से आउट हो जाए तो वो बेसिकली एरर्स जनरेट करती है, जिसे हम अंडरफ्लो या ओवरफ्लो कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक तीसरी डाटा टाइप है वो बेसिकली कैरेक्टर डाटा टाइप है। ये इस डाटा टाइप के अंदर हमारे पास इंटीजर, आपके पास नंबर्स, आपके पास अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स, कोई भी डाटा इसके अंदर लिखा जा सकता है। लेकिन कैरेक्टर के अंदर हम सिर्फ एक ही जो सिंगल कैरेक्टर होता है सिर्फ हम उसको ही लिख सकते हैं, और वो जो डाटा टाइप होता है वो हमारे पास बेसिकली सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है, और ये -128 से लेकर +127 तक जो इसकी होती है रेंज होती है। अगर हम अनसाइंड डाटा टाइप की बात करें, यानी जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर शामिल ना हो, तो वो 0 से लेकर 255 तक हमारे पास डाटा टाइप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। सबसे पहला ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसमें 5 ऑपरेटर हैं हमारे पास: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर इसे मॉड भी कहा जाता है, इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। हमने इसका फंक्शन लास्ट टाइम देखा था। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये बेसिकली 6 हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वालिटी ऑपरेटर, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल और नॉट इक्वल। ये बेसिकली 2 ऑपरेटर्स को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये बेसिकली 2 लॉजिक्स को या 2 ऑपरेटर्स को आपस में मिलाने के लिए, या एक लॉजिक को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जब तक आपके पास तमाम कंडीशंस दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक ये आपका आंसर ट्रू नहीं देता। और ऑपरेटर के अंदर तमाम कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में ये आपको ट्रू आंसर दे देता है। और नॉट ऑपरेटर ये बेसिकली इन्वर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर थे। असाइनमेंट ऑपरेटर ये सिंपल हमारे पास इक्वल ऑपरेटर होता है, जो आपके पास वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं a = 10, तो बेसिकली 10 की जो वैल्यू होती है वो a को असाइन कर दी जाती है, तो इसे हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स थे। एक हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम ++ के साइन के साथ लिखते हैं, और एक हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसको हम -- के साथ लिखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट ऑलवेज इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। आपके पास वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा उसके अंदर 1 का इजाफा कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यू 10 है तो इसको वो 11 कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस लिखा जाता है, ये दोनों सिंबल साथ लिखे जाते हैं। इट ऑलवेज डिक्रीमेंट अ वैल्यू बाय 1। ये आपकी वैल्यू के अंदर हमेशा एक वैल्यू माइनस जो है, एक नंबर माइनस कर देगा।
तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी इसके साथ आपको हमेशा एक ही ऑपरेंड नज़र आएगा। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो एक का इजाफा या एक की कमी उसमें कर देगा। फिर हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो बेसिकली वो कंपाउंड कहलाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। इसके साथ हमने इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था, इस हमको हमने साथ में दोनों ऑपरेटर साथ लिखे गए हैं। आमतौर पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा नहीं लिखते, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम इन दोनों ऑपरेटर्स को साथ लिख सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो a + इज इक्वल टू 10। अगर हम सिंपल इसको तरीके से लिखें, इसको इवेलुएट करें तो ये बेसिकली बनेगा a इज इक्वल टू a + 10। इसी तरह a माइनस इक्वल, और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम इस ऑपरेटर को बेसिकली जो है हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसकी मदद से हम अपने एक्सप्रेशंस जो है वो आसानी के साथ बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाटा टाइप्स थी और ये हमारे पास सारे वो ऑपरेटर्स थे जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स की लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं आगे चल के हम इन ऑपरेटर्स की मदद से और इन डाटा टाइप्स की मदद से ही बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आउटपुट के ऊपर है। ये आउटपुट आप किसी भी प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट होता है बेसिकली हम उसको आउटपुट का कहते हैं। जिस तरह आप ये स्लाइड्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एक आउटपुट है। इसी तरह प्रोग्राम जो होता है उसकी भी एक आउटपुट होती है। तो प्रोग्राम की लॉजिक लिखी जाती है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली उसकी आउटपुट होती है। जिस तरह आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको 2 + 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। आप जैसे ही ये इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो आपको आंसर जो है उसमें नज़र आ जाता है। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम्स जब लिखते हैं तो उसका आउटपुट देखने के लिए हम printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो printf फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। ये इसके अंदर हम आप सिंपल जो है टेक्स्ट, यानी आप कोई भी मैसेज अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो printf की मदद से हम कोई सिंपल टेक्स्ट जो है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड है, सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, आप इस तरह का कोई भी मैसेज अगर आप लिखना, या अगर आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटर योर नेम, एंटर योर मार्क्स, तो इस तरह के मैसेजेस लिखने के लिए हम printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स, कोई भी वैल्यू, पाई की वैल्यू है 3.1415, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं या मार्क्स दिखाना चाह रहे हैं, टोटल मार्क्स दिखाना चाहते हैं, इस तरह की जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये भी हम इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। या आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हम स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो वो भी आउटपुट फंक्शन के ज़रिए से दिखाई जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट के लिए और भी फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जब भी आउटपुट करते हैं तो हम इस printf फंक्शन को ही आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली printf लिखा जाता है, printf के बाद आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है, इसके बाद कॉमा लगाया जाता है, और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली आर्गूमेंट लिस्ट होता है। तो ये दोनों हमारे पास सेपरेट काम करते हैं, इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। और इस लाइन के आखिर में आपको ये सेमीकोलन नज़र आ रहा है, इसे बेसिकली हम टर्मिनेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हर लाइन के आखिर में एक सेमीकोलन या टर्मिनेटर लगाया जाता है, जो सी लैंग्वेज को ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये इसके दोनों जो पार्ट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला हिस्सा ये बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है, कॉमा से पहले वाला। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, हम सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज जब हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली सिंपल printf फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर एज, माई फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, इस तरह के जितने भी मैसेजेस होते हैं ये हम printf फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा हिस्सा है, जो उसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से डिस्प्ले की जाएंगी। हम पिछली स्लाइड में हमने डाटा टाइप्स की बात की थी, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिक डाटा को 2 हिस्सों में, पॉइंट्स वाला और डेसिमल वाला, 2 हिस्सों के अंदर हमने उसे डिवाइड किया था। फिर हमने करैक्टर उसके अंदर हमने डिवाइड किया था। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वही डाटा टाइप्स की बात की जा रही है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम जिस तरह का डाटा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें उसे स्पेसिफाई करना होता है। तो उसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं।
इसके बाद तीसरा हिस्सा जो हमारे पास है वो एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट जो होता है उसको बेहतर करने के लिए या आउटपुट को खूबसूरत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये हमेशा डबल कोटेशन के अंदर होता है। जो पहला हिस्सा होगा हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कॉमे से जो पीछे जो पहला हिस्सा है वो बेसिकली हमारे पास हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो पार्ट है, जो कॉमा के बाद आपको आर्गूमेंट लिस्ट नज़र आ रही है, तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और हमें उसकी वैल्यूज़ जो है हमें बाद में नज़र आ रही होती है। हम आगे चल के इसको आर्गूमेंट लिस्ट को और फॉर्मेट स्ट्रिंग की हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो की मदद से इसको देखेंगे और इसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले प्रिंट एफ का जो पहला हिस्सा है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, हम उसकी बात करेंगे। और इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर भी हम सबसे पहले जो टेक्स्ट हम कैसे प्रिंट करते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिंपल टेक्स्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। आप कोई भी मैसेज आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, हम उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसका तरीका, आपके पास प्रिंट एफ आपने फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद डबल कोटेशन लगाएंगे, प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग, और डबल कोटेशन बाद कॉमा और ब्रैकेट और सेमीकोलन। इसकी जब हम आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग जो है वो ऐसा टेक्स्ट, ऐसा मैसेज जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली जो पहला फॉर्मेट स्ट्रिंग का पहला हिस्सा है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ हमने जो पहला हिस्सा है कॉमे से पहले वाला हिस्सा हमने सिर्फ उसे ही इस्तेमाल किया है। तो हम दोनों कॉमे से पहला और कॉमे से बाद दोनों हिस्से हम सेपरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको एक सिंपल सी प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब बेसिक प्रोग्राम देखा था उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। हम इसे हेडर फाइल भी कहते हैं, हम इसे लाइब्रेरी फ़ाइल भी कहते हैं, जिसको बेसिकली हम हैश के साथ स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड का मतलब है शामिल करो, और कौन IO.h और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, ये दो हेडर फाइल्स हैं जो हमने इसके साथ शामिल किए हैं। और इन दोनों फाइल्स को शामिल करने के बाद हम जो इसके बाद दूसरा काम हमारे पास होता है वो बेसिकली मेन फंक्शन लिखना होता है। तो हम हमेशा हेडर फाइल लिखने के बाद वॉइड मेन और ये दो ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारा सबसे पहला ये बुनियादी हिस्सा होता है। इसके बाद जो हमारे पास ये आपको ब्रेसेस नज़र आ रही हैं, इसे हम ओपन ब्रेस कहते हैं, और ये हमारे पास क्लोज ब्रेस है। ये इसके दरमियान में जो कुछ लिखा जाता है वो बेसिकली बॉडी, प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। तो ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने हेडर फाइल्स लिखी हैं, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा है, और इसके अंदर हम प्रिंट एफ, जो प्रिंट एफ का पी है, ये सारा हमने सी लैंग्वेज का, आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हम स्मॉल कैप्स में लिखते हैं। तो प्रिंट एफ हमने लिखा डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको इस सारे प्रोग्राम्स के अंदर में से सिर्फ हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मैसेज अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम उसको पहले हिस्से में प्रिंट करवा सकते हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर मार्क्स। आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर आप कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं यूज़र से तो हम उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर सिंपल टेक्स्ट के तौर पे लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स जो कुछ भी लिखेंगे वो आसानी से प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा, उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड। ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से डिस्प्ले की जाएंगी। इसमें हमारे पास डाटा टाइप्स की बात की जाती है। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी सी लैंग्वेज के अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम हमेशा %d का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इंटीजर जो होता है वो %d को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जिसमें हमारे पास पॉइंट के बगैर डाटा हो और हम अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा सी के अंदर %d का इस्तेमाल करेंगे। %d जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे कंपाइलर को, सी कंपाइलर को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस वक्त इंटीजर डाटा की बात कर रहे हैं या हम इंटीजर वैल्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी हमारे पास जो डाटा टाइप थी वो बेसिकली फ्लोट थी। फ्लोट को हम %f
की से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हों उसको हम बेसिकली फ्लोट के साथ लिखते हैं। और जब भी हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर %f लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है बेसिकली वो हमारे पास डेसिमल नंबर वाली पॉइंट्स के डाटा वाली हम डाटा जो है वो वैल्यू इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप, इसके लिए हम %c इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर %c का इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि बेसिकली हम अपने प्रोग्राम के अंदर करेक्टर डाटा टाइप को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और स्ट्रिंग के लिए भी हम %c या %s दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, %d, f, c और s की मदद से जो प्रोग्राम है या जो कंपाइलर है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि हमारे पास डाटा टाइप किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे समझने के लिए तो हमारे पास पॉइंट का डाटा और पॉइंट के बगैर डाटा और सिंबल्स, कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें हमारे समझने के लिए हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंपाइलर के लिए वे हमारे पास ये सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम एग्जांपल्स की मदद से इसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले इंटीजर जो डाटा टाइप है इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास वही एक सैम्पल प्रोग्राम है, #include conio.h और #include stdio.h, ये दोनों हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। इस मेन फंक्शन हमारे पास लिखा गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटीजर हमने डाटा लिखा है। हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंट जो इस वक्त लिखा गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास हम इस प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर डाटा जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाटा टाइप के बाद फ़ौरन बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। वेरिएबल का नेम जो है इस वक्त a रखा गया है, तो वेरिएबल का नेम जो है वो रूल्स के मुताबिक जो हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं उसके मुताबिक हम नेम रखते हैं। इसके बाद इक्वल लिखा जाता है और इक्वल के बाद वैल्यू लिखी जाती है और आखिर में एक टर्मिनेटर लगाया जाता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज़ हमने किया है, जो इसमें कंपाइलर को इस वक्त बताया जा रहा है कि हम इस वक्त एक वेरिएबल a डिफ़ाइन कर रहे हैं और ये जो इसकी जो डाटा टाइप होगी वो बेसिकली इंटीजर होगी, यानी इसके अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वो डेसिमल के बगैर होगी। अगर आप इंटीजर के अंदर डेसिमल वाला डाटा इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेसिमल वाला डाटा यूज़ यानी उसको वो पार्ट का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो आपका जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसका आंसर आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स के अंदर हम इस वैल्यू को 3 तरीके से प्रिंट करके देखेंगे। सबसे पहले हमने printf लिखा, printf के बाद हम लिख रहे हैं सिंपल %d। अब जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमने ये स्पेसिफाई किसी वैल्यू को हमने देखना हो तो उसको बताने के लिए कि ये हमारे पास इंटीजर का डाटा है हम %d का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ %d लिखा गया है, यानी जो हमारे पास डबल कोटेशन है इस डबल कोटेशन फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ %d का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखा गया है। इसी तरह हमारे पास जो एक और इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये डबल कोटेशन है। डबल कोटेशन के अंदर हमने एक और एग्जांपल के अंदर a इक्वल उसके बाद हमने %d लिखा है। इसमें हमने साथ में मैसेज भी लिख लिया है। यहाँ पर a और इक्वल बेसिकली एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक मैसेज है और ये मैसेज जो है इसके साथ हम ने जो इंटीजर डाटा टाइप है बेसिकली हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैसेज और उसके साथ हमारे पास डाटा टाइप। और एक तीसरी हम एग्जांपल यहाँ पर हम कंप्लीट मैसेज लिख लें हैं डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू %d और डबल कोटेशन बंद। तो यहाँ पर अब हम तीनों के आउटपुट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास जो डबल कोटेशन वाला हिस्सा है ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है। तो जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग का पहला हिस्सा है वो उसके अंदर हम आपके पास एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर और इसके साथ मैसेज, यानी अगर हम इस एग्जांपल को देख लें तो इसके अंदर हमने एक मैसेज भी लिखा हुआ है और साथ में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख लिया है। और कॉमा के बाद जो हमारे पास ये बेसिकली आर्गूमेंट लिस्ट है, ये बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि हम किसकी वैल्यू को देखना चाह रहे हैं। यानी ये जो %d है, %d आप किसकी वैल्यू का रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स और भी इंटीजर के डिफ़ाइन होंगे तो जिस भी हम नाम को यहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू ही आपको नज़र आएगी। इस वक्त क्योंकि हमारे पास इंटीजर में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी गई है, वेरिएबल एक ही मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पर a लिखा है तो हमें इस a की वैल्यू ही नज़र आएगी। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। जो पहला printf है जिसमें हमने सिंपल %d और डबल कोटेशन के बाद a लिखा था, बेसिकली ये a रिप्रेजेंट कर रहा है इस %d को। और ये जो आपके पास जो हमारे पास है, अब कंपाइलर जो है बेसिकली इस a की वैल्यू को जो इस a के अंदर डाटा स्टोर किया गया उसको आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा।
तो अगर हम पहली आउटपुट देखें तो इसका रिजल्ट आपको 10 नज़र आ रहा है। ए के अंदर बेसिकली 10 स्टोर था, तो यहाँ पर परसेंटेज डी इसको हमने ये बताया कि डाटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर की वजह से हमें यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर नज़र आ गई है, तो हमें 10 नज़र आ रही है। दूसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास ए इक्वल है, ये ए इक्वल बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट है या एक मैसेज है, तो ए इक्वल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद जो 10 है ये ए की बेसिकली वो वैल्यू है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और तीसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ ए इक्वल ये हमारे पास बेसिकली मैसेज है और परसेंटेज डी की जगह पर आपको 10 नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है, आप अगर आप आउटपुट देखें तो आउटपुट के अंदर आपको ये जितने हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है, ब्रेसेस हैं और आपको ये जो डाटा टाइप्स नज़र आ रही हैं, प्रिंट एफ नज़र आ रहा है, सेमीकोलन्स, ब्रैकेट्स, आपको यहाँ पर आउटपुट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सिंपल यही ही होती है। तो प्रोग्रामिंग इसी तरह से की जाती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो यूज़र होता है, यूज़र के लिए बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको वो देख रहा होता है। तो हम इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे और हमें इस तरह से इसकी एक आउटपुट जो है वो मिल जाया करेगी। इसी तरह हम एक फ़्लोट की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स है, मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने फ़्लोट, इसका नाम जो वेरिएबल का नाम है AVG, एवरेज से हमने इसको शॉर्ट करके लिख लिया है। AVG इज इक्वल टू 90.50। तो हमने इसकी वैल्यू जो है 90.50 है। इसके अंदर हमने सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है और वेरिएबल को कॉल किया है। इसके बाद हमने एवरेज इज इक्वल टू छोटा सा मैसेज लिखा है, फिर एवरेज को कॉल किया है और माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू परसेंटेज एफ और फिर हमने इसको मैसेज को कॉल किया है। तो अगर हम सबसे पहले हम अपनी आउटपुट देखें जिसके अंदर हमने सिंपल जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है तो हमें 90.50 नज़र आएगा। ये देखने के अंदर हमें पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली 90.50 क्या है, तो उसको बेहतर करने के लिए हम साथ में मैसेज भी लिख लेते हैं, एवरेज इज इक्वल टू, तो अब ये थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहा है AVG इज इक्वल टू 90.50, इट्स मीन ये कोई वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू है। और अगर हम इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, AVG को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम पूरा लिख लेते हैं माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू 90.50। तो 90.50 बेसिकली AVG की वैल्यू थी और माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू ये बेसिकली टेक्स्ट था। तो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग की मदद से टेक्स्ट और वेरिएबल जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर थी, इन दोनों को मिला के हमने अपना मैसेज जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो दोनों चीज़ें हम इसमें यहाँ पर साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम करैक्टर डाटा टाइप की भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रेड हमने इसमें वेरिएबल का नाम रखा है और इसके अंदर हमने ए को स्टोर कर दिया है। पहले सिंपल हम परसेंटेज सी और ग्रेड को कॉल करेंगे, उसके बाद ग्रेड इज़ इक्वल टू परसेंटेज सी और फिर ग्रेड को कॉल करेंगे और योर ग्रेड इज़ इक्वल टू परसेंटेज सी और ग्रेड। अगर हम पहली एग्जांपल में देखें जहाँ पर हमने सिंपल ग्रेड को कॉल किया है, यहाँ हमने सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, तो वहाँ पर आपको ए नज़र आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल के अंदर हमें ग्रेड इज़ इक्वल टू ए नज़र आ रहा है और तीसरी एग्जांपल के अंदर जिसमें हमने कंप्लीट मैसेज लिखा है, योर ग्रेड इज़ इक्वल टू ए, कंप्लीट मैसेज जो है वो यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल थी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। इसके अंदर हमने दोनों चीज़ें, यानी हमने अपना जो मैसेज था उससे भी और साथ में हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था, हमने उन दोनों को साथ में इकट्ठा इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है ये डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है और डबल कोटेशन के फ़ौरन बाद जो है वो कॉमा लगा लिया जाता है। ये इसके बाद ये हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है ये आर्गूमेंट लिस्ट होता है। तो ये जो डबल कोटेशन के अंदर जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैसेज और दूसरी चीज़ हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये दोनों चीज़ें हमने मिला के यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और हमें यहाँ पर इसकी आउटपुट जो है वो नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे पास बेसिकली आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। आउटपुट को चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ 2 एग्जांपल्स हैं, हम उसे समझ लेते हैं, बाद में हम आगे चल के मज़ीद एस्केप सीक्वेंसेस की बात करेंगे। अगर आप अपने आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं, /n न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हम अपने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर /n का इस्तेमाल करें तो /n कंपाइलर को ये बताएगा कि /n के बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसको बेसिकली न्यू लाइन में जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरह /t, अगर आप किसी भी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर /t का इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों के दरमियान में एक गैप आ जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास वही हेडर फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है। हमने यहाँ पर एक डाटा टाइप लिखी है इंटीजर,
इसका हमने मार्क्स की जगह हमने वेरिएबल छोटा सा लिखा है MKS इज इक्वल टू 93 और सेमीकोलन, यानी इसमें हम एक इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम वेरिएबल का नाम हमने MKS रखा है और उसके अंदर हमने उसको इनिशियलाइज़ किया 93 से। इसके साथ ही हमने एक और वेरिएबल फ्लोट डिफ़ाइन किया है जिसका नाम हमने AVG रखा है और उसके अंदर हमने 92.45। ये दो वेरिएबल्स हमने इस वक्त डिफ़ाइन किया है, दोनों डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर है और एक हमारे पास फ्लोट है, ताकि हम इन दोनों डाटा टाइप्स को भी इस्तेमाल करना भी इसका सीख जाए। प्रिंट एफ हमने उसी तरह से लिखा, सारा स्मॉल कैप्स के अंदर ब्रैकेट लगाई, डबल कोटेशन। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है %d। हमने देख लिया कि %d बेसिकली इंटीजर डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। %d के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा /n बेसिकली यहाँ पर हमारे पास न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आपके पास /n और यहाँ पर हमारे पास होगा %f। ठीक है जी, वो तो मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली %f है, तो %d/n और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा %f। फ्लोट f का मतलब है हमारे पास ये फ्लोट डाटा टाइप है। डबल कोटेशन के बाद पहली जो वैल्यू है वो बेसिकली हम MKS देखना चाहते हैं और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो बेसिकली AVG है। और इसके बाद हम मैसेज कंप्लीट लिख लेते हैं, प्रिंट एफ मार्क्स इज इक्वल टू %d। अब देखें हमारे पास वही आ गया, हम इंटीजर डाटा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मार्क्स इज इक्वल टू %d, यानी हम इंटीजर डाटा देखना चाह रहे हैं और ये जो हमारे पास है हम उसको कंप्लीट लिख रहे हैं मार्क्स के साथ। इसके बाद हमने यहाँ पर /t का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने /n का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर /t और एवरेज इज इक्वल टू %f और हम एवरेज कंप्लीट मैसेज लिख लिया और उसके बाद हम %f लिख रहे हैं और दो वैल्यूज़ MKS, AVG। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अगर हम पहले प्रिंट एफ की आउटपुट देखें, देखिए पहले %d जो है वो बेसिकली MKS को रिप्रेजेंट कर रहा है और MKS के अंदर बेसिकली 93 मौजूद है, तो आपको यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 93 नज़र आ रहा है। 93 के फ़ौरन बाद बेसिकली हमने एक एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जिसको हमने /n का नाम दिया हुआ है। /n का मतलब यह है ये कंपाइलर को बताएगा कि न्यू लाइन के ऊपर जाना है, तो अगर हम आउटपुट में देखें तो हम बेसिकली एक न्यू लाइन के ऊपर जा चुके हैं। और उसके बाद %f ये बेसिकली फ्लोट डाटा टाइप है और यहाँ पर हमारे पास AVG लिखा हुआ है, तो AVG लिखने से हमारे पास AVG की जो वैल्यू है 92.45, इस वक्त हमारे पास 92.45 आपको ये वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हमने जो अपना बेसिकली आउटपुट था उसका हमने फॉर्मेट जो है वो चेंज कर लिया। /n की वजह से हमारे पास लिखा हमने एक ही लाइन में है, लेकिन ये एक लाइन में लिखा हुआ आउटपुट जो है इसकी हमें दो डिफरेंट लाइंस के अंदर हमें नज़र आ रही है। तो यही काम होता है हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस का, जो हमारे लिखे हुए जो डाटा होता है या हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसके आउटपुट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है मार्क्स इज इक्वल टू %d। मार्क्स इक्वल ये बेसिकली मैसेज है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और %d साथ ही इस्तेमाल किया गया है, तो ये इंटीजर डाटा टाइप या MKS को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें 93 नज़र आ गया क्योंकि इस वक्त MKS के अंदर 93 है। और इसके बाद /t आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम /t नहीं लिखते तो एवरेज बिल्कुल इसके साथ ही स्टार्ट हो जाना था, गैप नहीं होना था। /t की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक टैब का गैप आ गया और उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू 92.45। तो इसके एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से आप देख सकते हैं कि हम आउटपुट को हम अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारी जो आउटपुट होती है वो बेहतर हो जाती है और हम अपने जो आउटपुट होती है, जो मैसेज होता है, हम उसको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास और भी एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं, हम आगे इन एस्केप सीक्वेंसेस की बात करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर मज़ीद एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं हमने इनको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं /n बेसिकली यहाँ पर न्यू लाइन का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो /t है, यहाँ पर आपको जो स्पेस नज़र आ रहा है बेसिकली /t इन एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से वजह से हमें आउटपुट नज़र आ रही है। और बेसिकली आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए और यूज़र के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए हम अपनी आउटपुट्स को इस तरह से बेहतर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास सी प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी एक्सप्रेशन को जो है वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपके पास कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम देखना चाह रहे हैं या किसी वेरिएबल को आप देखना चाह रहे हैं या आप एक्सप्रेशन बेसिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट होते हैं ये बेसिकली कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। हमने प्रिंट एफ में देखा था उसके दो पार्ट्स थे। पहला हिस्सा जो आपके पास था वो कॉमा से पहले था, उसको हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं जिसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, और कॉमा के बाद वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली आर्गूमेंट लिस्ट होता है। तो अगर आप सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्गूमेंट लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों चीज़ों का शामिल होना ज़रूरी होता है। हमारे पास इसके अंदर आपने जिस तरह की वैल्यू लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जिस तरह की मौजूद होगी, हमेशा उस तरह की वैल्यू ही आपको क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू उसी तरीके से आपने लिखनी होगी। यानी आपने तरतीब जो है उसके ध्यान रखना है। आप जिस तरीके से आज जिस तरह की आप वैल्यूज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जिस तरतीब में आपने वैल्यूज़ लिखी हैं उसी तरतीब से आपने अपनी वैल्यू जो है उसको लिखना होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स मौजूद हैं, हैश इंक्लूड conio.h, इसी तरह हैश इंक्लूड stdio.h, इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं। ये इसके बाद मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी सी लैंग्वेज के, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का हिस्सा है तो ये सारे के सारे हमने जो है आपके पास छोटी ABC में या लोअर केस में हमने लिखे हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो है इसकी बॉडी है ब्रेसेस के अंदर। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने एक इंटीजर डाटा लिया है और उसका नाम हमने एज रखा है और उसको हमने इक्वल की मदद से 21 असाइन किया है। इस वक्त कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम एज होगा और उसके अंदर हम बेसिकली 21 जो है वो स्टोर करेंगे। इसके बाद हमने फ्लोट लिखा है। फ्लोट का मतलब यह है कि हम डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं और उसका नाम हमने टेम्प रखा है। बेसिकली टेम्परेचर हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में टेम्प लिख दिया है और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो 32.25 फ्लोट के अंदर, क्योंकि हम डेसिमल नंबर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमने जो वैल्यू है वो 32.25 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम दो डाटा टाइप्स लिख रहे हैं, एक इंटीजर और दूसरा हमारे पास फ्लोट। तो ये दो डाटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले सिंपल एक प्रिंट एफ करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ %d, यानी इसके अंदर हम जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ हमने आपके पास जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर किया है %d। हम इस वक्त जो इस प्रिंट एफ के अंदर सिर्फ %d यानी इंटीजर का डाटा जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इंटीजर का डाटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद डबल कोटेशन के बाद कॉमा के बाद इंटीजर का जो वेरिएबल है उसका नाम बेसिकली इस वक्त एज है। तो हम इस जो आपके पास वेरिएबल का नाम एज है हम इस एज को ही लिखेंगे। यहाँ पर जो हमने लाइन लिखी है, द वैल्यू इज़ प्रिंटेड क्रॉसपॉन्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब %d के क्रॉसपॉन्ड बेसिकली एज ही है। अगर हम %d के अगेंस्ट में टेम्प लिख देंगे तो बेसिकली एरर जनरेट हो जाएगा और कंपाइलर जो है वो हम आपके लिए एरर जनरेट करेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाएगा और उसके अगेंस्ट में उसी का वेरिएबल जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है, वरना कंपाइलर जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ना होने की वजह से आपको एरर जनरेट करके देगा। तो हम यहाँ पर अगर देख लें तो प्रिंट एफ %d और कॉमा एज, उसके बाद टर्मिनेटर हमने लगा दिया। दूसरी एग्जांपल के अंदर हम एज इज़ इक्वल टू %d, हम यहाँ पर एज मैसेज लिखा हमने और सबसे पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि हम पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली इंटीजर डाटा टाइप का होगा और बेसिकली ये इंटीजर डाटा टाइप है तो उसके लिए मैसेज भी हमने वही लिखा है, एज इज़ इक्वल टू। इंटीजर के अंदर हम एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैसेज में भी हमने यही लिखा है। %d कंपाइलर को ये इंडिकेट करेगा कि %d इसके अगेंस्ट में जो वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है वो बेसिकली इंटीजर डाटा टाइप से ही होगा। और अगर आप यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपके पास कंपाइलर यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। इसके बाद हमने लिखा एंड टेम्प इज़ इक्वल टू %f। यहाँ पर भी हमारे पास जो टेम्प है वो बेसिकली जो वेरिएबल है वो फ्लोट डाटा टाइप का है।
तो हमने यहाँ पर परसेंटेज f इस्तेमाल किया है। इससे कंपाइलर को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जिस वैल्यू को इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज f है। अब इसके बाद हम अगर आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर हमने लिखा है डबल कोटेशन बंद हो गए हैं, तो ये हमारे पास जो पहला हिस्सा था हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग का कंप्लीट कर लिया है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी कि हम मैसेज, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने मैसेज भी लिख लिया है और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हमने इस्तेमाल किए हैं। डबल कोटेशन के अंदर हमने सिर्फ यही चीज़ इस्तेमाल की है। और अगर हम कॉमा के बाद देखें तो आपके पास ये जो एज है, यहाँ पर हमारे पास एज हमने स्मॉल केस में लिखा है, लोअर आपने ABC में लिखा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास वेरिएबल का नाम भी स्मॉल कैप्स में लिखा गया है। यहाँ पर AGE स्मॉल में लिखा गया है, यहाँ पर हमने AGE बेसिकली स्मॉल में ही लिखा है। और अगर आप यहाँ पर इसको कैपिटल कर देंगे और यहाँ पर अगर आपने स्मॉल लिखा होगा तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। जिस तरह का वेरिएबल का नेम आपने डिफ़ाइन किया होगा उसी तरह से वेरिएबल नेम को आपने सेम कॉल करना है। डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर A को कैपिटल लिखा गया है। बेसिकली ये एक मैसेज है, इस मैसेज का इस वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए मैसेज के तौर पे इसको कैपिटल लिखने से प्रोग्राम के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट है, कॉमा के बाद जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं, जो वेरिएबल्स लिख रहे होते हैं, ये बेसिकली एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं जिनका नाम हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ होता है। अगर आप इन वेरिएबल के नाम को चेंज करेंगे तो कंपाइलर जो है वो उसके लिए भी एरर जनरेट करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेम्प का T जो है कैपिटल लिखा गया है। हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मैसेज में किसी तरह से भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस वेरिएबल से नहीं है। लेकिन कॉमा के बाद जो हमने यहाँ पर इसको लोअर केस में लिखा है तो हमने यहाँ पर भी इसको लोअर केस में ही लिखा है, टेम्प ही लिखा है जैसा हमने वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। यहाँ पर स्पेलिंग चेंज करना या लोअर केस यहाँ पर केस चेंज करने से वेरिएबल जो है वो उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एरर जो है वो जनरेट करेगा और आप अपने प्रोग्राम को सही तरीके से कंपाइल नहीं कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल किए हैं, आपने उनके नेम्स क्या रखे हैं, और अगर आप मैसेज में उसको कैपिटल करना चाहते हैं, हमने क्योंकि वेरिएबल्स लिखते हुए सारा हमारे पास C लैंग्वेज स्मॉल केस में ही होता है तो हमने बेसिकली उसको स्मॉल में ही लिख लिया है। और ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ये बेसिकली ये सारा कुछ यूज़र से हिडन होता है, यूज़र इन वेरिएबल्स को नहीं देख रहा होता। तो स्मॉल कैप्स में लिखने से यूज़र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैसेज में क्योंकि ये यूज़र देख रहा होता है तो मैसेज में उसको कैपिटल करना ज़रूरी है। अगर आप उसको स्मॉल में लिखेंगे तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा या वो यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा। तो हम मैसेज के अंदर तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यूज़र फ्रेंडली आपके पास आउटपुट होनी चाहिए। लेकिन वेरिएबल्स को हम वेरिएबल का यहाँ पर आप उसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं और उसको आप स्मॉल गैप में भी लिख सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम छोटे से छोटा कम से कम रहे और आप उसको अच्छे तरीके से याद भी रख सकें और उसको आसानी के साथ इस्तेमाल भी कर सकें। तो बड़े लंबे वेरिएबल्स लिखने से, क्योंकि ये यूज़र को नज़र नहीं आ रहे होते, तो वेरिएबल्स ज़्यादा बड़े लिखने से आपको टाइपिंग जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अगर हम अपने पहले प्रिंटफ की देखें तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ पर हमने बेसिकली इंटीजर और फ्लोट दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन प्रिंटफ के अंदर हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही कॉल किया था। यहाँ पर हमारे पास देखें सिर्फ हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर जस्ट ये इसको बता रहा है कि %d के अगेंस्ट में जो वेरिएबल लिखा गया है उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो %d है ये हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप थी, इसके अगेंस्ट में हमारे पास एज मौजूद है। और अगर हम एज को प्रोग्राम के अंदर जाकर चेक करें तो इसमें मेमोरी के अंदर बेसिकली 21 स्टोर है। तो आपको आउटपुट के ऊपर भी इस वक्त 21 जो है वो नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पर फ्लोट की बात ही नहीं की, हमने फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट जो है वो 21 इस्तेमाल, जो आउटपुट थी हमारे पास 21 यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर गलती कर देंगे तो यहाँ पर %f लिख देंगे और वेरिएबल को अगर आप टेम्प जो है वो लिखेंगे तो आप यानी कि आप वेरिएबल एज लिख देंगे और यहाँ पर %f लिख देंगे तो प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर आपके लिए एरर जनरेट करेगा कि बेसिकली इंटीजर के अगेंस्ट में जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया गया है वो बेसिकली एज ही है।
अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें तो इसमें एज इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पर ए कैपिटल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ए कैपिटल ही नज़र आ रहा है और इक्वल एज इज़ इक्वल टू, ये बेसिकली मैसेज है, हमने मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो आपको परसेंटेज डी है ये बेसिकली वैल्यू दिखा रहा है। जो परसेंटेज डी है कॉमा के बाद जो पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो बेसिकली एज लिखी गई है। अगर तो हमारे पास क्योंकि हमने पहले परसेंटेज डी लिखा है तो हमें इसके लिए जो इंटीजर का डाटा जो वेरिएबल है वो ही पहले लिखना है, तो हमने कॉमा के बाद सबसे पहले इंटीजर का डाटा टाइप ही यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हमारे पास कॉमा लगाया गया है और यहाँ पर अगर आप एंड देखें तो ये हमारे पास मैसेज का हिस्सा है, ये वैसे ही स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और परसेंटेज डी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली परसेंटेज डी की जगह पर आपको 21 नज़र आ रहा है। और यहाँ पर टेम्प इज़ इक्वल टू टी यहाँ पर कैपिटल है, क्योंकि ये हम इसको मैसेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर टी कैपिटल रखा है। और टेम्प आपको यहाँ पर मैसेज इक्वल, ये टेम्प इज़ इक्वल टू ये बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है और परसेंटेज एफ ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम टेम्प की वैल्यू को देखना चाह रहे हैं। और टेम्प के अंदर हमने इस वक्त 32.25 स्टोर करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमें 32.25 ही नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बनाते हुए जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, आपने किस वेरिएबल के अगेंस्ट में आपने कौन से वेरिएबल के नेम्स रखे हुए हैं, और जब प्रिंट एफ का फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है उसके लिए भी आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने जो तरतीब रखी हुई है, आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की तरतीब है वो उसी तरतीब के हिसाब से वेरिएबल्स को भी अरेंज करना है। यहाँ पर अगर हम तरतीब देखें तो पहले परसेंटेज डी और उस दूसरे नंबर के ऊपर परसेंटेज एफ़, और अगर हम कॉमा के बाद अपनी आर्गूमेंट लिस्ट की जो तरतीब है उसको देखें उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली एज और कॉमा टेम्प जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली दोनों उसी तरतीब से, पहले इंटीजर और फिर फ्लोट उसी तरतीब से ही रखे गए हैं। अगर हम पहले फ्लोट को इस्तेमाल करते और उसके बाद टेम्प जो इंटीजर को इस्तेमाल करते तो हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देते, पहले टेम्प लिख देते और उसके बाद एज को लिख लेते। तो ये जो हमारे पास जो तरतीब है ये डिपेंड करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम परसेंटेज डी पहले लिख दें और उसके बाद एज इक्वल लिख दें तो आपको 21 यहाँ पर पहले लिखा हुआ नज़र आएगा और एज इक्वल बाद में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये जो इसकी अरेंजमेंट है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके पास कि वेरिएबल की अरेंजमेंट किस तरह से की गई हैं, किस तरह से आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो अरेंज किए गए हैं, और उस वेरिएबल को अरेंज करने जो वेरिएबल की अरेंजमेंट से आपकी जो आउटपुट होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी आउटपुट चेंज भी हो सकती है और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो प्रोग्राम आपका एरर भी जनरेट कर सकता है। ये तो ये हमारे पास जो दूसरा हिस्सा था ये भी हमारे पास कॉमा के बाद वाला वो भी हमने एग्जांपल की मदद से देख लिया। जो डबल कोटेशन वाला हिस्सा है ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके अंदर हम 3 काम कर सकते हैं। आप मैसेज लिख सकते हैं, दूसरा काम आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिख सकते हैं, तीसरा काम आप एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उसके बाद हम जो कॉमा के बाद हमारे पास बेसिकली आर्गूमेंट लिस्ट है, हम जो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल की होती हैं बेसिकली हम आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर उन्हीं वैल्यूज़ को कॉल कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं, और आपकी आउटपुट जो है उसी तरीके से आपकी आउटपुट भी अरेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन प्रोग्राम्स की इन एग्जांपल्स के साथ जो है अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो बेसिकली ये जो परसेंटेज डी है अगर आप देखें तो परसेंटेज डी बेसिकली ये इंटीजर की वैल्यू को शो कर रहा है, और अगर हम परसेंटेज एफ़ को देखें तो बेसिकली ये हमारे पास फ्लोट की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए जो है वो होमवर्क है, आपने बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन बुक के अंदर मौजूद है कंप्लीट, आपने उसको अच्छे तरीके से ये आप हमारे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 का ये हमारा पहला लॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें सारा जो है एक्सप्लेन किया गया है। आपने कंप्लीट प्रिंट एफ का जो फंक्शन है इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई हैं, आप उसमें से एग्जांपल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक के अंदर भी मौजूद है, आप वो एग्जांपल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कंप्लीट प्रिंट एफ का जो फंक्शन है आपने उसको देख लेना है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके बाद जो हमारे पास है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्ट्रिंग की हमने बात की कि बेसिकली जो हमारे पास प्रिंट एफ के 2 हिस्से हैं, एक हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है और एक हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम बेसिकली 3 काम कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है
और फॉर्मेट स्ट्रिंग को अगर आप सेपरेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी अगर मैसेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसको उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को आपस में मिला लें, फॉर्मेट स्ट्रिंग को और आर्गूमेंट लिस्ट को, तो इन दोनों को मिलाने से दोनों प्रोग्राम्स को हम किस तरह से इकट्ठा आपस में मिला के लिखेंगे और किन किन चीज़ों का या किन किन बातों का जो है आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो हमने कुछ सी प्रोग्राम्स जो हमने किए थे इसमें किए हैं, इसके अंदर हेडर फाइल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसकी जगह कहाँ पर है, मेन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, ब्रेसेस कैसे लिखी जाती हैं, बॉडी किस तरह से बनाई जाती है, डाटा टाइप्स को कहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है, प्रिंट एफ को कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट्स कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, डबल कोटेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, सेमीकोलन, इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट्स सी प्रोग्राम के अंदर छोटी सी भी गलती, किसी आपके पास ब्रैकेट की गलती, डबल कोटेशन की मिस्टेक, सेमीकोलन की मिस्टेक, हेडर फाइल की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, किसी तरह की भी छोटी सी भी गलती आपके प्रोग्राम को जो है वो एरर जनरेट कर देगी और कंपाइलर आपका प्रोग्राम जो है वो उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसको बुक से भी इसको तैयार करें, रेडी करें और इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।